हिंदी ही मतलब बोलेंगे। मराठीत बोला, नहीं बोलते, मराठीत बोला, नहीं बोलते, हाँ ठीक है, नहीं बोलते। नहीं बोलत ना। देखो एक कस्टमर ने वीडियो बना रहा है, बोल रहा है महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलो, ऐसा बोलता है चिल्ला चिल्ला। हाँ तुमने सराहना बोलवा। पॉलिटिशियंस ने पहले हमारे देश को कम्युनल वायलेंस में धकेला, फिर कास्ट वायलेंस में, और अब ये है लैंग्वेज वॉर यानी भाषा का युद्ध। और ये सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है, इसमें कल्चर, आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स भी शामिल है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये लैंग्वेज वॉर क्या है, इसके पीछे पॉलिटिशियंस का क्या मोटिव है और वो क्यों असली इश्यूज जैसे जॉब्स, फार्मर्स की प्रॉब्लम्स और एजुकेशन पे फोकस नहीं करते। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स का एम जल्दी से कंप्लीट करवा देना। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि ये लैंग्वेज वॉर है क्या। इंडिया एक बहुत ही डाइवर्सिव कंट्री है जहां 700 से ज्यादा लैंग्वेजेस और थाउजेंड्स ऑफ डायलेक्ट्स बोले जाते हैं। लेकिन जब से बीजेपी सरकार 2014 में आई है, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि हिंदी एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है जो पूरे इंडिया को एक साथ जोड़ सकती है। इसके लिए उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एक 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, हिंदी, इंग्लिश और एक रीजनल लैंग्वेज। लेकिन ये पॉलिसी साउथ इंडियन स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में कंट्रोवर्सीज का कारण है। क्यों? क्योंकि ये स्टेट्स अपनी रीजनल लैंग्वेज जैसे तमिल, कन्नाडा और मलयालम को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं और ये हिंदी को अपने कल्चर और आइडेंटिटी पे इम्पोजिशन मानते हैं। तमिलनाडु में ये ऑपोजिशन बहुत पुरानी है। 1930s में जब मैंडेटरी हिंदी स्कूल में इंट्रोड्यूस किया गया तब प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें 2 लोग मारे गए, और 1965 में भी बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए थे जिसमें 70 लोग मारे गए। आज भी तमिलनाडु 2 लैंग्वेज पॉलिसीज फॉलो करता है, सिर्फ तमिल और इंग्लिश। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन ने क्लियर कहा है कि अगर हिंदी इम्पोज की गई तो एक और लैंग्वेज वॉर शुरू हो जाएगी। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रिजेक्ट कर दिया। इवन जब सेंट्रल गवर्नमेंट 2.5 बिलियन फंडिंग ऑफर की, ये फंडिंग समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर थी। तमिलनाडु ने इससे भी मना कर दिया क्योंकि वो अपनी लैंग्वेस्टिक ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कर्नाटका में कन्नाडा एक्टिविस्ट हिंदी साइन बोर्ड्स के खिलाफ हैं और वो लोकल लोगों के लिए ज्यादा जॉब्स डिमांड कर रहे हैं। जैसे अरुण जवगाल जैसे एक्टिविस्ट ने ये इशू उठाया है। और केरला में भी मलयालम को लेकर बहुत प्राइड है और वो भी हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ है। ये रेजिस्टेंस सिर्फ लैंग्वेस्टिक नहीं है बल्कि कल्चरल और पॉलिटिकल भी है। साउथ इंडियन स्टेट्स अपनी आइडेंटिटी और फेडरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये लैंग्वेज डिबेट नया नहीं है। 1947 में जब हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात आई तब भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स ने अपोज किया था, इसलिए इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश नेशनल गवर्नमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। 1965 के एंटी हिंदी एजिटेशन इन तमिलनाडु एक टर्निंग पॉइंट था जिन्होंने लैंग्वेस्टिक डाइवर्सिटी को हाईलाइट किया। लेकिन बीजेपी के रिसेंट एफर्ट्स जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और हिंदी को इंटरनेशनल फर्म्स जैसे UN में प्रमोट करना, इस बात ने पुराने कॉन्फ्लिक्ट को फिर से इग्नाइट कर दिया है। जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद न्यू करेंसी नोट्स में देवनागरी न्यूमरल्स यूज किए गए और तमिलनाडु के नेशनल हाईवे पे माइलस्टोन्स इंग्लिश से हटाकर हिंदी में चेंज किए गए, जिससे लोगों ने कल्चरल इम्पोजिशन का एक्विजिशन लगाया। अब बात करते हैं कि पॉलिटिशियंस स्पेशली बीजेपी डाइवर्सिव इश्यूज जैसे लैंग्वेज, कास्ट और रिलीजन पे क्यों फोकस करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है और समझना जरूरी है। इश्यूज जैसे लैंग्वेज, कास्ट और रिलीजन इमोशनली चार्ज होते हैं और ये लोगों के दिल तक जल्दी पहुंचते हैं और वोटर्स को मोबिलाइज करना आसान हो जाता है। बीजेपी हिंदी को प्रमोट करके अपने हिंदी स्पीकिंग वोटर बेस को खुश करती है जो उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, स्पेशली नॉर्थन, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। ये उनके हिंदी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ अलाइन करता है जिससे आप हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के स्लोगन के साथ समझ सकते हो। ये आइडियोलॉजी RSS और बीजेपी के आइडियोलॉजिकल पेरेंट से आती है। हिंदी को नेशनलिस्ट काज के रूप में प्रेजेंट करके बीजेपी अपने सपोर्टर्स को एकता का मैसेज देती है। लेकिन इससे ओपोजिशन पार्टीज जैसे DMK, कांग्रेस और लेफ्ट को एंटी नेशनल दिखाया जाता है। डाइवर्सिव इश्यूज से पॉलिटिशियंस को जल्दी वोट मिलते हैं, जैसे कम्युनल वायलेंस या कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स से वोट बैंक बढ़ाया जाता है। लैंग्वेज भी इसमें एक टूल बन गया है। हिंदी को प्रमोट करके बीजेपी अपने सपोर्टर्स को एक नेशनलिस्ट
नैरेटिव देती है। लेकिन ये स्ट्रेटेजी नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स जैसे साउथ इंडिया और वेस्ट बंगाल, जहां 78 मिलियन बंगाली स्पीकर्स हैं, उनको अलाइनेट कर सकती है। 2025 में भी ये इशू एक मेजर पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बन गया है, जो तमिलनाडु और कर्नाटका के प्रोटेस्ट से दिखता है। अब सवाल ये है कि असली इश्यूज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, फार्मर डिजास्टर और एजुकेशन पे कोई ध्यान क्यों नहीं दिया जाता, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इश्यूज है और इनका रिजल्ट लॉन्ग टर्म में आता है। फॉर एग्जांपल, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसका सोल्यूशन स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से आएगा। ये टाइम कंज्यूमिंग है और इमीडिएट वोट्स भी नहीं देता। फार्मर सुसाइड्स और एग्रीकल्चरल इश्यूज जैसे डेप्थ, क्रॉप प्राइसिंग और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट सीरियस हैं। इनके लिए रिफॉर्म्स जैसे बेटर प्राइसिंग, डेप्थ रिलीफ और क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग चाहिए, जो पॉलिटिकली लेस रिवॉर्डिंग है। एजुकेशन क्वालिटी और एक्सेस इंप्रूव करना, स्पेशली रूरल एरियाज में सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी चेंजेस मांगता है, और ये भी शॉर्ट टर्म में वोट्स नहीं देता। और हमारे देश में आपको मीडिया का हाल तो पता ही है। मीडिया भी आपका फोकस उसी चीज पर लेकर जाएगा जहां सरकार चाहेगी, यानी आपका कंट्रोल आपके खुद के दिमाग पर भी नहीं है। इंग्लिश इंडिया में एक लिंक लैंग्वेज है जो डाइवर्सिव रीजन्स को कनेक्ट करती है। ये न्यूट्रल है क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक कल्चर या रीजन से जुड़ी नहीं है। साथ ही इंग्लिश ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए क्रूशियल है। इंटरनेशनल ट्रेड, डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी में इंडिया के ग्लोबल स्टैंडिंग इंग्लिश की वजह से स्ट्रॉन्ग है। ये लीगल, एजुकेशन और बिजनेस सिस्टम में डीपली एम्बेडेड है। सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग सिर्फ 44% इंडियंस हिंदी बोलते हैं। अगर हम 53 नेटिव लैंग्वेजेस जो हिंदी लैंग्वेज के अंदर क्लासिफाइड हैं, उन्हें हटा दे तो सिर्फ 27% इंडियंस हिंदी बोलते हैं। इसका मतलब 73% इंडियंस हिंदी नहीं बोलते। इसलिए सिर्फ हिंदी को लिंक लैंग्वेज बनाना पूरी तरह इम्प्रैक्टिकल है, और आप जबरदस्ती पूरे देश के मुंह में हिंदी नहीं ठूस सकते, क्योंकि इंडिया का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस कम हो सकता है। इंग्लिश इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी के लिए जरूरी है। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स जैसे तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल को एजुकेशन और जॉब्स में डिसएडवांटेज होगा। तमिलनाडु में स्कूल सिर्फ तमिल और इंग्लिश पढ़ाते हैं और हिंदी को थर्ड लैंग्वेज के रूप में रिजेक्ट किया गया है। लैंग्वेज वॉर सिर्फ भाषा का मुद्दा नहीं है, ये कल्चर, आइडेंटिटी और फेडरलिज्म का सवाल है। पॉलिटिशियंस डाइवर्सिव इश्यूज पे फोकस करते हैं क्योंकि उन्हें शॉर्ट टाइम बेनिफिट्स मिलते हैं। असली बदलाव तब आएगा जब असली मुद्दों पर काम किया जाएगा। ऐसी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना और हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स के एम को जल्दी से कंप्लीट करवा देना।